गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने सीबीएसई का वीडियो देखा जिसमें बताया था कि आपके स्टूडेंट्स वेरी वीक है, जिसे चीज़ों के बारे में कम पता है, जो कम एक्सप्लेन कर सकता है, वो क्या क्या स्ट्रेटजी अपना कि एटलीस्ट वो पास हो जाए। एटलीस्ट उसे क्या क्या करना चाहिए, ऐसे ही टिप्स। मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ्स में, साइंस में काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी जो वीक पॉइंट होती है वो होती है एसेस। तो एसेस जो रिसेंट सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं ऐसे एग्जाम में आपको कैसे करो कि कम से कम पहले तो वो जो कम पढ़े हैं, उनको एसएस में कम इंटरेस्ट है, वो पास हो जाए। उसके टिप्स बता दें। फिर लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, जैसे संस्कृत है, जैसे इन सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मतलब कहाँ से क्या करोगे, कैसे करोगे कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। तो इसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम देवभाषा संस्कृत से। तो संस्कृत में हमें क्या करना चाहिए। संस्कृत देव भाषा है। कहते हैं कि संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि जो संस्कृत पढ़ लेगा, भारत की तो बात ही हटाओ, विदेशों में भी उसके पास इतने अच्छे ऑफर आएंगे कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। संस्कृत के व्याकरण, ये माइक्रोसॉफ्ट कितना करता है संस्कृत की बड़े बारे में। पर ये देवताओं की भाषा होती है, तो देवताओं की भाषा देवभाषा संस्कृत का पेपर कैसे करें। सीबीएसई के वो स्टूडेंट्स जिनको देवभाषा संस्कृत में थोड़े भी कंफ्यूजन होते हैं, चलो आज आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स। पहली बात, आपको संस्कृत का पेपर देकर नहीं डरना है, क्योंकि आपसे तुरंत हो जाएगा। ठीक, इसके 40% क्वेश्चन के आंसर तो पेपर में दिया होता है। तो आपको एक काम करना है कि जो पहले, जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से टाइप के हैं, जैसे बातचीत टाइप का है, पत्र लेखन है, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो। अब थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, छोटी मोटी चीजें तो आपको अर्थ समझ, जैसे तुम मने तुम होता है, गच्छसि गच्छति, ये तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको ये सब आ जाएंगे। लकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वहां बहुत अच्छा करोगे। तो आप निबंध जरूर लिखो। सामान्यतः निबंध पुस्तकालय, अस्माकं देश, गंगा नदी, आदर्श छात्र, इन सब चीजों पे देखा जाता है। हालांकि सीबीएसई कोई सबसे ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो भी संस्कृत में निबंध बहुत कठिन विषय पे नहीं दिए जाते हैं। दूसरी बात, आपको निबंध के लिए बहुत ज्यादा लाइन नहीं लिखना होता है, आपको लिमिटेड वर्ड्स हैं। तो उसमें क्या करना है कि अगर आपको संस्कृत का निबंध लिखने में दिक्कत है, तो उसका जो आप सोचे हो उसे कहीं भी हिंदी में लिख लो। ठीक है, पेंसिल से लिख लो, और हिंदी में लिखने के बाद आप उसके संस्कृत ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे मान लो है कि मैं पत्र से लिखता हूँ, अब आपको मैं का अहम आता है, पत्र का नहीं आ रहा है, तो पत्रें, चाहे मैं कलम से लिखता हूँ, तो अब आपको पत्र का लेखन ही नहीं आ रहा है, हालांकि कलम का शुद्ध संकेत लेखनी होता है, तो आप कल में लिख दो, टीचर थोड़ा सा काटते हैं, मगर एकदम नहीं कि पूरा कट जाएगा। तो संस्कृत में आपको बहुत इजीली मार्क्स मिलते हैं। 10-12 ट्रांसलेशन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे राजा गरीबों को अन्न देता है, नृप दरिद्राय अन्नम ददाति, ब्राह्मणों को लड्डू प्रिय है, चाहे गणेश जी को लड्डू प्रिय है, गणेशाय मोदकम रोचते। ऐसे सीता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निकलती है। अगर आप कलेक्शंस देखोगे तो सिर्फ ऐसे ऐसे 30 या 40 हैं, इससे ज्यादा नहीं। 30-40 आपने संस्कृत के बुक में पढ़ लिए, जो दिया होगा आपके पास सेट और कहीं, तो वहां से आपको निश्चित है कि उसी में से पूछाएंगे। कुछ क्वेश्चन नंबर से भी आते हैं कि इतने नंबर को संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत इजी हो गया। तो आपको निबंध बहुत आसानी से मार्क्स दिलवा देगा। तो संस्कृत आपको पास होने के लिए पढ़े नहीं है, संस्कृत तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जिस भी क्वेश्चन का, जैसे आपको पत्र लिखा है, ऐसे पत्र नहीं लिखना होता है, पहली बार पत्र लिखना होता है, तो जैसे कि आप पिता के पास पत्र लिखना है, तो आदरणीय के बाद लिखा होगा, तो आदरणीय का पिता के पास तो पिताजी होगा। तो अब इसके अलावा मंजूषा दिया होता है, आप सब ध्यान से देखे होंगे, संस्कृत के पेपर में मंजूषा, पत्र लेखन में मंजूषा जरूर दिया होता है। तो अगर आप मंजूषा के सारे शब्दों को एकाग्र होकर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ कैसे लगेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, तो संस्कृत में लिखा आता है सादर चरण स्पर्श, ऐसे म, ये सब लगाते रहो, थोड़े मोड़े विभक्ति, इन सबको ध्यान देते रहो, बस आपका काम हो जाएगा। इसका संधि हो या समास हो, छोटी मोटी विभक्तियां हो, या ऐसा हम ये भी देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे गच्छितुम, मतलब करने के लिए, ये सब चीजें जरूर पूछी जाती हैं। तो आप संस्कृत में इतना करके काम चला सकते हो। संस्कृत में आपको पेपर जो भी क्वेश्चन एकदम कम समझ में आए, उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो,
दिमाग से देखोगे तो उसका अर्थ आ जाएगा। अगर लिटरली उसका अर्थ समझ में आ गया तो जो उसको एमसीक्यू में तो बहुत आसान से हो जाएंगे। लिखने वाले क्वेश्चन कोई मत छोड़ो। तो आप ऐसे करके संस्कृत का सारा पेपर काफी कई बार फिगर दिया होता है उसको देख के बताना होता है, तो एकदम छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको ऐसा बहुत आसान से हो जाएगा। अब संस्कृत के बाद जो आपको जैसे हिंदी है, यहाँ आपको मेहनत करनी है। तो हिंदी में क्या मेहनत करनी है? हिंदी में आपको जैसे लेख है, तो लेख में दोनों बातें बैलेंस देखी जाती है, लेख लंबा भी हो, लेख सुगठित भी हो। लेकिन लड़कों को ये नहीं पता होता है कि लेख में शिक्षक नंबर कैसे काटते हैं। हिंदी शिक्षक लेख में सबसे ज्यादा जो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं या काटे जाते हैं, तो आपके अंक सबसे ज्यादा काटे जाते हैं हिंदी विषय में। तो वो ये काट जाता है कि आपने वर्तनी पे कम ध्यान दिया है। जैसे कुछ लिखना है, कुछ लोग तो कुछ ऐसे लिखाता है, आपने गलती से कुछ लिख दिया, तो ये सब ऐसे इसका कोई संकेत में हिंदी में कोई मतलब ही नहीं होता है, ऐसे काटते हैं। तो ये सब चीजों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हिंदी में भी, जो हमारी अधिकतर लोगों की मातृभाषा है, उसमें भी आपको बहुत आसान से मार्क्स होगा। तो आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। हिंदी में और छोटे मोटे चीजें, हिंदी में व्याकरण कर लो, हिंदी में ऐसे कर लो, पैसेज भी होते हैं उसको पढ़ पढ़ के लिख लो। अगर आपको ये पता चल जाए कि पैसेज कहाँ से दिया गया है तब तो आपको पूछो ही मत। यानी आपको हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत ही कम मेहनत करने हैं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिर से ध्यान देना, हिंदी का तो खैर हिंदी में थोड़ा कम मार्क्स आता है, लेकिन संस्कृत पक्के तौर पर स्कोरिंग है, अच्छे मार्क्स आते हैं। आप ध्यान देना, अगर क्लास में 2 एवरेज लड़के हैं और या जिस लड़के को थोड़ा ये लगता है कि कम मार्क्स आएगा तो हिंदी की तुलना में संस्कृत चूज करता है। इजी सब्जेक्ट, इजी टू स्कोर, तो आप ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ। अभी छुट्टियां हैं, आप होली कम मनाओ, बदले में थोड़ा मोड़ा पढ़ लो। जो सीबीएसई अपने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछता है, जो 3-4 बार रिपीट किए हैं, सैंपल पेपर ऐसे देख लो ध्यान से, काम चल जाता है। ठीक है, अब आते हैं किस सब्जेक्ट पे? सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। ऐसे सब्जेक्ट में क्या करें? सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में आपको क्या करना है? अब आपको इसके लिए पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी कैसे बनानी पड़ेगी? तो जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं, इसमें मैं कह सकता हूँ, मैं आपको बहुत हेल्प नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन जो नीचे के क्वेश्चन हैं उसमें अब बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन में इनकेस पूछा ही जाए किसी सन का, तब तो आपको मजबूरी में लिखना है, नहीं तो कंफ्यूजिंग है। जैसे मान लो कोई रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, और दिमाग लगा रहे हो 1756 में हुआ था, 1800 में हुआ था, ये हुआ था, वो था, तो उसे स्किप कर सकते हो। ये नहीं कि अगर उसे उसका डिस्कस नहीं करना है तो जबरदस्ती लिखोगे गलती, तो आपका गलती लिखो तो मार्क्स कट जाएगा, लेकिन नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो सोचो गलती क्यों लिखो, वो हटाओ, पहले बात। दूसरी बात, सोशल साइंस के मेरे कई फ्रेंड हैं जो एसएस के टीचर हैं, मैंने उनको चेक करके देखा है, हालांकि मैं आपको कह सकता हूं मैं गलत बातें बता रहा, मगर यहाँ पे टीचर कंटेंट से ज्यादा पॉइंट और उसकी ब्रॉडनेस देखते हैं। मतलब आपको लिखना है कि डेमोक्रेसी के फायदे, ये सब कॉमन क्वेश्चन संस्कृत में, या पॉलिटिकल पार्टी, रोल ऑफ ओपोजिशन, छोटी मोटी बातें। अगर 4-5 दिन भी आपने न्यूज देखा होगा, समझा होगा, तब तो आपको सिविक्स और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा नहीं, इकोनॉमिक्स आप बीपीएल के बारे में पढ़ लो, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लो। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सारी दुनिया एक दूसरे से, ग्लोबल माने, ग्लोब माने होता है विश्व, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल फैमिली हो गया, कलेक्टिव हो जाना। अब हम यहां से मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीजों के माध्यम से मेलिंग करके अपने किसी भी दोस्त से जुड़ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने इन चीजों को आसान, ग्लोबल ट्रेंड, आईटी जो इंफॉर्मेशन सेक्टर है, आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जैसे मोबाइल, ये सब बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। तो इन सब चीजों से आपको पढ़ना है कि इनसे क्या फायदे होते हैं, कैसे होता है, इकोनॉमिक केस में क्या रोल है, बीपीएल क्या होते हैं, ये तो हो गए। तो आप बीपीएल अगर नहीं पता है तो जान लो, बिलो पॉवर्टी लाइन है, भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन पहले बहुत ज्यादा थे, अभी मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए कि बहुत ज्यादा बीपीएल की संख्या घट गई है, मतलब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से काफी ऊपर आ गए हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ऐसी ही कई सारी चीजें, आप इसमें सरकार की छोटी मोटी योजनाओं का नाम लिख सकते हो। अगर रिसेंट लिखो तो टीचर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे, इस लड़की को बहुत अच्छा पता है, मगर रिसेंट के साथ डेट वेट ईयर डालने में गलती मत करो। जैसे आपको लिखना है नदी के बारे में कि भारत सरकार जल के लिए क्या करे, तो आप नमामि गंगे परियोजना लिख दो, तो नमामि गंगे परियोजना। अब ईस्वी सन कंप्लीट नहीं याद है तो मत लिखो, ईयर्स को कंप्लीटली वर्ड टू वर्ड लिखने में आप फंसोगे, तो आप ईयर्स मत लिखो, काम चल जाता है। हाँ, ऐसे ही डेमोक्रेसी है, तो अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से क्या होता है, तो डेमोक्रेसी से मान लो
डेमोक्रेसी से क्या होता है, आप लिखते हो कि डेमोक्रेसी से सब किसी को इक्वल राइट मिलेगा, तो आप ये लिखो कुछ बातें जो सब कोई देखता है। डेमोक्रेसी है तो पहले अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन सब कोई देखना पसंद करता है, डेमोक्रेसी टू द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो ऐसी चीजों को कोट करके लिखो, ऐसे लिखो अंडरलाइन करके। अब यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन has defined democracy as, अब उसके बाद देखो डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, लोगों से, फॉर द पीपुल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार को करते हैं वो सब गवर्नमेंट हम पे शासन करते हैं। आपको पता होगा भारत विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे अच्छे से अभी हैंडल कर रहा है, विश्व सबसे आगे है। इसके अलावा अब डेमोक्रेसी के चैलेंजेस अक्सर पूछे जाते हैं, ये डेमोक्रेसी के चैलेंज क्या है। डेमोक्रेसी के चैलेंज अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल हिंदी में अरिस्टो बोलते हैं। अरिस्टोटल इसको बोलते हैं कि रूल ऑफ फूलिशेस, मतलब मूर्खों का शासन है, क्योंकि इसमें कोई भी बस आपके पास वोट ज्यादा चाहिए तो शासन बन जाता है। कहीं भी देखो बेवकूफ लोग क्या क्या करते हैं। डेमोक्रेसी में है कि अगर आपको कभी कभी ये बहुत एक आदमी को लगातार कर दो तो डिक्टेटरशिप होता है, तो आप पॉइंट्स बना लो। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे आते हैं दो टाइप के, ये पार्टिकुलर वर्ड जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेल है, नॉट फॉर फीमेल। मेरे फीमेल स्टूडेंट बुरा मत मानना। एक्चुअली क्या है, आप लोग तो ऐसा ऑलरेडी करते हो, लड़कों का बहुत कॉमेडी होता है। तो अब आपको लिखना है कि डेमोक्रेसी इक्वल है, तो लड़के क्या करेंगे, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। जाने उनको पेज बचाने की कितनी होती है, नहीं, एसएस में आपको ये काम नहीं करना है। ये चीजें बताने के लिए मैं आज का वीडियो बनाया हूं कि आपको एसएस में कैसे मार्क्स मिलेगा, आप क्या क्या चीजें करोगे, कौन कौन गलतियों से बचोगे, आप कैसे करोगे कि आपको कम आएगा, फिर भी अच्छा मार्क्स मिल जाए। और कई हैं जो बहुत बढ़िया से लिखे उन्हें नहीं मिले। तो जस्ट दैट्स लड़की क्या करेंगी, पहले मान लो लिखेंगे कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी आपको आया, तो आप इसे बहुत बड़ा सा हेडिंग दो, अंडरलाइन करो, यहां से लिखना शुरू करो। तो यहां से आपने कुछ लिखा, दो सेंटेंस, फिर यहां से लिखा, यहां से आप मान लो लिख रहे हो द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इज, कुछ भी लिखना शुरू करो। तो आप देखोगे कि आपने लिखा एक लाइन और हो गया कितना, एक दो, देखो एक दो तीन चार लाइन हो गया। चार लाइन में आपने एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। दे काउंट द लाइंस, एसएस टीचर काउंट द लाइंस, इस बात को याद कर लो। तो इस बात को एकदम माइंड मेकअप करना है कि कम जानने वाले भी पॉइंट जरूर लिखो। अब चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में मान लो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा पॉवर्टी, मान लो डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में पॉवर्टी के बाद इतना बड़ा हेडिंग दो, यहां से लिखना शुरू करो। ये सब चालाकी करो कंटिन्यूअस, 4-5 पॉइंट लिखो, आप कैसे लिखो, चाहे अन्य, चाहे लैक ऑफ एजुकेशन, जो जो हेल्थ, जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है, आपने अगर पॉइंट भी याद हो गए हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको सिर्फ पॉइंट याद हो गए, अंदर की बात मैं नहीं कर रहा। रटने से ज्यादा चीजों के कंटेंट हिंदी में समझने पे फोकस करो। और आपके पास एक कैपेसिटी तो हो ही गई होगी, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट को ये बात पता होता है कि अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हो तो आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो उन चीजों को हिंदी में लिख के या हिंदी में सोच के उसका जैसे भी आ रहा है वैसे ट्रांसलेशन करो। इस बात से मैटर नहीं करता कि आप लाइन बाय लाइन ग्रामेटिकल बहुत ज्यादा सही लिख रहे हो, बस मैटर ये करता है कि आप जो लिखना चाह रहे हो उसका अर्थ, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बने और आपका जो क्या बोलते हैं इवेल्युएटर, मतलब सर लोग जो है समझ जाए, बस इतने से काम चल जाता है। तो एसएस के लिए आपको ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दूसरी बात है, आपको मैप वाला क्वेश्चन जरूर करो। मैप वाला क्वेश्चन से क्या फायदा है, मैप वाले क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, बस थोड़ा मोड़ा जैसे भी आपको याद आ जाएगी। मान लो मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है, ओर के बारे में पूछा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स झारखंड में, उड़ीसा में या इन सब चीजों जगह पर ज्यादा पाया जाता है, एमपी के कुछ जगह पे। तो अगर मिनरल साइंस दिमाग नहीं काम करे तो उधर देख लो। अगर सी पोर्ट पूछा जाए कि ये सी पोर्ट कहाँ है, शहर याद आ जाए तो मैप याद कर लो। भारत के मैप में ऐसे ऐसे बात का मैप होता है, याद करो। मोस्टली जो ये हैं क्या बोलते हैं हमारे एयरपोर्ट, वो इधर ही है, इधर मुंबई है, इधर है चेन्नई है, ये। तो इन सब जगहों को देखो, मैप उसके आसपास, तो इनको उसके आसपास लोकेट करो तो आपको पता चल जाएगा, इससे बहुत आसानी मिलेगी। तो मैप आपको आप पॉइंट्स में बता दो क्या करना है। मैप वाला क्वेश्चन किसी आदमी नहीं छोड़ा है,
ठीक है, आपको चलो मैप वाले क्वेश्चन आएगा, इंडिया का मैप कर लो, अगर वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन है तो भी कर लो, तो ज्योग्राफी से ऐसे कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, आप एमसीक्यू सीबीएसई रिपीट करता है, तो जो 4-5-6 साल में जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आए हैं उन्हें बस छुट्टी में 3-4 दिन एमसीक्यू के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर लो तो आगे तो काम चल जाएगा। और लिखना खूब है, याद करो एसएस के क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सब क्वेश्चन को बढ़िया से लिखना है, जो आपको आ रहा हो बढ़िया से आ, सबसे पहले लिखना है, पूरा लिखना है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन के बाद को कम पता है खाली पॉइंट वो भी लिखो। सपोज करो, अभी मैं बता रहा हूँ उनके जो वीक स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो कि आपके पास बहुत कम वो है, आपका लगता है कि आप क्या बोलते हैं एमसीक्यू से बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, मैथ में भी शक लग रहा है, तो सारे क्वेश्चन अगर करोगे आपने 3-3 नंबर के 4 नंबर के केस स्टडी सारे क्वेश्चन किए और सब क्वेश्चन में सिर्फ एक एक स्कोर आपको मिलता है, सिर्फ एक, किसी क्वेश्चन पे 2, ऐसे करके आपका 30-35 आ जाएगा। तो छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं जरूर करना है, और इसके साथ शशि सर की एडवांस में शुभकामनाएं जरूर लेनी है। तो आपको याद कर लो कि एसएस बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, वो मेरे स्टूडेंट जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो कहते हैं सर एसएस में, कई तो ऐसे जो कहते हैं सर आता है, समझ में नहीं आता कि यही आया था। तो आप चीजों को पढ़ के उनका ट्रांसलेट कर समझो, क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कर रहा है, और उसका जैसे भी आपको चीजें पता है हिंदी में इंग्लिश है। मैं तो करूँ कि घर में कोई एसएस पढ़ा कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनसे वो प्रॉब्लम पूछो, भारत के बारे में जानो, थोड़े मोड़े न्यूज के बारे में जानो, हालांकि कभी इसके लिए टाइम नहीं है, मैं तो सोच जो अभी क्लास 9 से 10 में जाएंगे उनके लिए बताऊंगा कि एसएस की पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि लड़के मेरे मैथ में काफी तेज होते हैं, 100 में 100 लाने वाले आसानी से मेरे पास लाते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, लगातार एक ही साल में 5-6 स्टूडेंट 100 में 99 लाए, सोच लो कितनी बड़ी बात है। और एसएस में उनका क्या होता है 30, 35, 40, भाई सीबीएसई जो बहुत अच्छे से मांगते थे वहां पे आपका ये हाल है। इसका मतलब कि आपने अच्छे से नहीं किया है, इसका मतलब कि आप पढ़े और स्ट्रेटजी नहीं है, और यार स्ट्रेटजी नहीं है। आप कहोगे कि एसएस भारी है, एसएस नहीं भारी है। एक रियल बात बताता हूं, हमारे यहाँ पढ़ाई का ओवरडोज होता है, वरना स्कूलिंग में सबसे ज्यादा चीजें जिस चीजों को आप पढ़ानी चाहिए, मेरे एसएस के दोस्त मित्र ध्यान देंगे जो पढ़ाते हैं, आपको स्कूलिंग में सबसे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को सोशल बनाना है, उन पे थोपना नहीं है, उन्हें चीजें सिखाना है, वो कैसे करें क्या करें, एंड देयर आर ए लॉट ऑफ स्कोप हियर। एसएस में आसानी से चीजें पढ़ लोगे। तो अब फिर से आप वेट कर सकते हो मेरे करियर काउंसलिंग क्लास का, जेनी सीबीएसई के एग्जाम खत्म होगा, विद इन 1 और 2 वीक हम आपको एक करियर काउंसलिंग का क्लास वो करेंगे, करियर काउंसलिंग क्लास में वीडियो बनाएंगे जिसमें आप मेरे सारे पॉइंट टिप्स को माइंड मेकअप करके सोच सकते हो मैं क्या कर सकता हूं। ध्यान दो, पापा का अधूरा सपना पूरा करने के लिए पापा डॉक्टर नहीं बन पाए और आपको बायो नहीं आ रहा फिर भी डॉक्टर नहीं बनना है, ऐसा नहीं करना है। कई स्टूडेंट एक श्रेया थी, उसको मैथ बहुत पसंद था, घर वालों ने जबरदस्ती बायो लिवा दिया, अब तो शायद अच्छा कर रही होगी, लेकिन शुरू में बायो से फ्रस्ट्रेट थी। ऐसा ही आपका होगा, आप कहीं नहीं लोगे। थिंक व्हाट यू मोस्ट लाइक, ये आपको सोचना है, बस आपके बारे में आप जानते हो, अपनी परेशानी आप खुद समझ सकते हो, अपनी चीजों को अच्छे से गार्जियन को बताओ। और गार्जियन से एक मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने एम्बिशंस बच्चों पे मत थोपें, इट्स नॉट फॉर देयर फ्यूचर, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर फ्यूचर। अगर आप अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा लाइन आज के फील्ड में रह ही नहीं गया है जहां पर बच्चा अगर दिमाग लगाए तो पैसा नहीं कमा सकता है, लेकिन आपके अनविलिंग चीजों को करके सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो बी चिल, मस्त रहें, मर्यादित रहें, खुश रहें, और ऐसे ही सीबीएसई के जाना। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।